जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल अनुभव क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं अनुभव आज आप सभी के लिए स्टैटिक जीके की दूसरी वीडियो लेके आया हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आज पर्यावरण और पारिस्थितिक तंत्र के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, पर्यावरण और पारिस्थितिक तंत्र के वे घटक जिसमें हम पर्यावरण संबंधित आंदोलन, पर्यावरण से संबंधित सम्मेलन और पर्यावरण के घटक, हम सारी बातों को चर्चा करेंगे। एक ही वीडियो में पूरा पर्यावरण और पारिस्थितिक तंत्र के बारे में हम समाप्त कर देंगे। तो दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो की एंड तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आइए हम अपने वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारा पहला टॉपिक जो रहेगा वो इन्वायरमेंट रहेगा। क्या रहेगा? पर्यावरण। तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि पर्यावरण का डिफिनेशन क्या है, कि जो चारों ओर से घेरे हुए जीवों का जो एक आवरण होता है उसे हम लोग पर्यावरण कहते हैं। तो इसे हम लोग आइए देखते हैं थोड़ा इसकी डिफिनेशन में क्या होता है। तो दोस्तों, पर्यावरण का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं, पर्यावरण को हम डिवाइड करते हैं दो भाग में। तो एक होता है हमारा परि होता है, दूसरा होता है आवरण। तो दोस्तों, परि मतलब क्या होता है कि चारों तरफ, आवरण मतलब क्या होता है घेरना। तो चारों तरफ से घेरना जो होता है वो पर्यावरण कहलाता है। तो इसमें इसकी डिफिनेशन क्या है? जीवों को चारों ओर से घेरे हुए है वह पर्यावरण कहलाती है। आइए देखते हैं इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। दोस्तों, इन्वायरमेंट जो शब्द की उत्पत्ति हुई है वो फ्रेंच भाषा के इन्वायरनर से बना है, जिसका अर्थ होता है आस पड़ोस। इसका क्या अर्थ होता है? इन्वायरनर का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है आस पड़ोस जो होता है, इसका अर्थ होता है। देखिए, आइए दोस्तों हम देखते हैं कि पर्यावरण के घटक कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों, पर्यावरण के मुख्यतः जो है वो दो घटक होते हैं। कितने घटक होते हैं दोस्तों? तो दो घटक होते हैं। दो घटक वो कौन कौन से हैं? तो दोस्तों, पहला होता है जैविक घटक होता है, दूसरा हमारा होता है अजैविक घटक होता है। तो आइए हम जैविक घटक के बारे में पहले देखते हैं। दोस्तों, जैविक घटक क्या होता है? इसके अंतर्गत सजीव वस्तुएं आती हैं या फिर सजीव आते हैं जिनके अंदर जान होती है। जैसे हम आप सभी लोग, जीव जंतु, जानवर, पक्षी सभी होते हैं, वो सजीव होते हैं, तो वो इसी के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों, इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? दोस्तों, इसका पहला एग्जाम्पल मनुष्य है, पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी आदि जो होते हैं वो जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्या है? अजैविक घटक। दोस्तों, अजैविक घटक क्या होता है? दोस्तों, इसके अंदर निर्जीव आते हैं जिसमें जान नहीं होती, जो चल फिर नहीं सकते हैं। तो दोस्तों, इसके अंदर क्या क्या आएंगे? जैसे जो पर्वत हो गया, पठार, भूमि, जल, वायु, मृदा, नमी, तापमान आदि जो है इसके अंतर्गत आते हैं। आइए हम नेक्स्ट तरफ देखते हैं। दोस्तों, वायुमंडल क्या है? दोस्तों, वायुमंडल जो हमारा होता है, वायुमंडल क्या होता है? पृथ्वी के चारों ओर से घेरे हुए वायु का एक विस्तृत फैलाव को हम लोग वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल जो होता है वो पृथ्वी जो है उसको चारों तरफ से जो घेरा हुआ है उसको हम लोग क्या कहलाते हैं? तो उसको दोस्तों वायुमंडल कहलाता है। आइए आगे देखते हैं। दोस्तों, वायुमंडल में कितनी परतें होती हैं? ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपसे प्रत्येक परीक्षा में पूछा जाता है कि वायुमंडल में कितनी परतें होती हैं। दोस्तों, वायुमंडल में 5 परतें होती हैं। इन पांचों परतों के बारे में हम एक एक करके देखेंगे। दोस्तों, जैसे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल होता है, उसी तरह हम आइए एक एक वीडियो करके हम इसको एक एक टॉपिक करके हम देखते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला क्या है? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल क्या होता है? दोस्तों, क्षोभ मंडल जो होती है ये हमारी सबसे निचली परत होती है। निचली परत होती है दोस्तों, यहाँ पे गैसों का घनत्व जो होता है सर्वाधिक होता है। तो निचली परत में जो होता है ये जमीन तल से लेके लगभग 15 से 18 किलोमीटर के बीच की जो ये परत होती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल कहते हैं। तो दोस्तों, क्षोभ मंडल जो होता है या नीचे से ऊपर की तरफ जाने पर, दोस्तों जो हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्या होता है? हमारा तापमान जो है घटता रहता है, धीरे धीरे हमारा तापमान जो है वो घटता चला जाएगा। तो दोस्तों, क्षोभ मंडल की जो एरिया होता है वो लगभग जो इसका जो होता है 12 किलोमीटर होता है। तो कितना होता है दोस्तों? 0 से लेके 12 किलोमीटर तक होता है किसका? क्षोभ मंडल का। दोस्तों, जो मौसम संबंधित सारे परिवर्तन होते हैं, जैसे शीत, कोहरा, आंधी, तूफान, ये सब जो आते हैं सब इसी में होते हैं। क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल के अंतर्गत ही होते हैं। तो दोस्तों, जैसे क्या है, सर्वाधिक मौसम संबंधित जो परिवर्तन होते हैं वो इसी में होते हैं, जैसे आंधी और तूफान। आइए नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों, हमारा दूसरा क्या है? समताप मंडल। समताप मंडल क्या है कि दोस्तों यह 15 से या फिर 12 से 15 के बीच की जो ऊंचाई के बाद का जो होता है यह लगभग 50 किलोमीटर तक होती है। कितने किलोमीटर दोस्तों? तो यह 50 किलोमीटर तक होती है। तो इसके बाद जो होती है इसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्ट्रोफोफियर कहते हैं। इसकी ऊंचाई जो होती है
लगभग 50 किलोमीटर तक होती है। तो आइए देखते हैं इसके बारे में थोड़ा हम डीपली अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों इसे ओजोन परत जो हमारी है वो समताप मंडल में स्थित है। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? वो समताप मंडल में ही स्थित है। दोस्तों तापमान जो है यहाँ पे एक समान रहता है। दोस्तों यहाँ का तापमान जो है बढ़ता घटता नहीं है। तो यहाँ का जो तापमान रहता है वो एक समान रहता है। तापमान एक समान होने के कारण इसमें हवाओं की गति जो है इधर उधर नहीं होती है। इस वजह से इसको जो है वायुयान उड़ने या फिर जेट विमान के लिए बहुत ही उपयुक्त माना जाता है। तो वायुमंडल जो वायुयान की सारी गतिविधियाँ होती हैं वो इसी में होती हैं। किस में होती हैं? तो समताप मंडल में होती हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं हमारा तीसरा क्या है। दोस्तों हमारा तीसरा जो होता है वो मध्य मंडल है। मध्य मंडल क्या है कि यह सबसे ठंडा मंडल है। ये इसका जो टेम्परेचर होता है -100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। दोस्तों ऐसे कंटेंट आपको किसी भी बुक में या फिर किसी भी यूट्यूब के वीडियोस में नहीं मिलेंगे जो इतने कंटेंट आपको एक साथ दिए हों। तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। बाकी आप जानते हैं कि कौन सी वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आइए दोस्तों हम देखते हैं हमारा तीसरा क्या है, मध्य मंडल। तो मध्य मंडल क्या है दोस्तों? यह जो है सबसे ठंडा मंडल है। सबसे ठंडा मंडल होने के साथ साथ इसका जो टेम्परेचर होता है वो -100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। दोस्तों कितना होता है? तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। दोस्तों हमने पहला और दूसरा देखा। तो पहले की जो हमारी ऊंचाई थी वो 0 से लेके 12 से 15 के मध्य थी। और हमारा जो दूसरा हमने देखा वो 15 से लेके जो हमारा था 50 था। तो दोस्तों हमारा जो इसकी जो ऊंचाई है वो 50 से लेके 75 किलोमीटर तक फैला हुआ है। कहाँ तक फैला हुआ दोस्तों? तो 50 किलोमीटर से लेके 70 से 75 किलोमीटर तक फैला हुआ है। दोस्तों जब हम 70 किलोमीटर तक जाते हैं तो तापमान घटता है, लेकिन 70 से 75 किलोमीटर के बीच जो है तापमान बढ़ता है। जैसे दोस्तों हम जब नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो एक नॉर्मल दूरी तक जो होता है वो टेम्परेचर हमारा घटता जाता है, लेकिन एक टाइम आने के बाद तो हमारा जो टेम्परेचर वो बढ़ना चालू हो जाता है। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट होता है दोस्तों जो हमारा क्या कहते हैं मध्य मंडल था। उल्का पिंड, तारों को टूटना और पुच्छल तारे आदि संबंधित जो क्रियाएं होती हैं वो मध्य मंडल में होती हैं। कहाँ पे होती हैं दोस्तों? ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर पूछा जाएगा उल्का पिंड, तारों का टूटना या फिर पुच्छल तारे आदि संबंधित गतिविधियां किस मंडल में होती हैं? तो दोस्तों ये मध्य मंडल में होती हैं। दोस्तों आइए हम अपना नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों हमारा चौथा क्या है? आयन मंडल। दोस्तों आयन मंडल क्या होता है? यहाँ की गैसें जो हैं वो आयन में टूट जाती हैं। तो दोस्तों आयन मंडल के क्षेत्र में जो गैसें पाई जाती हैं वो आयन में टूट जाती हैं। दोस्तों हम नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो है रेडियो तरंगे, दूर संचार और सैटेलाइट छोड़ी जाती हैं। तो जो दोस्तों हमारे जो रेडियो तरंगे होती हैं, दूर संचार और सैटेलाइट वगैरह जो होती हैं वो किस मंडल में छोड़ी जाती हैं? तो दोस्तों किस मंडल में होती हैं? तो दोस्तों वो आयन मंडल में होती हैं। यह भी क्वेश्चन आपसे सीधे सीधे पूछा जाएगा या फिर पूछा जा सकता है कि रेडियो तरंगे जो है और दूर संचार सैटेलाइट के लिए कौन सा मंडल उपयुक्त माना गया है? तो दोस्तों कौन सा मंडल उपयुक्त माना गया है? तो दोस्तों आयन मंडल उपयुक्त माना गया है। दोस्तों हम अपन ये नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्या है कि वायुमंडल। जो हमारा लास्ट मंडल है वायुमंडल है। ये हमारा लास्ट है, पांचवा मंडल हमारा है ये हमारा लास्ट मंडल है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। दोस्तों हमारा जो वायुमंडल है यहाँ पे गैसों का जो घनत्व होता है वो बहुत कम होता है। तो दोस्तों गैसों का जो घनत्व होता है वो बहुत कम हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर जो है हाइड्रोजन गैसें और हीलियम गैसों की जो है प्रधानता होती है। यहाँ पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वायुमंडल जो है हमारा सबसे आखिरी मंडल है, इसमें कौन से गैस की प्रधानता होती है? तो दोस्तों इसमें कौन सी गैस प्रधानता होती है? हाइड्रोजन की और हीलियम गैसों की प्रधानता रहती है। दोस्तों आइए थोड़ा हम ओजोन के बारे में देखते हैं। दोस्तों ओजोन क्या है हमारा? ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली एक ओजोन गैस कहलाती है। दोस्तों ओजोन क्या है? ओजोन जो हमारा ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली गैसें जो होती हैं वो ओजोन गैस कहलाती हैं। कौन सी गैस कहलाती हैं? ओजोन गैस कहलाती हैं। दोस्तों इसकी जो उत्पत्ति हुई कहाँ से हुई है? दोस्तों इसका नाम जो ग्रीक शब्द के ओजन से हुआ है। तो दोस्तों ओजोन शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? दोस्तों ओजोन शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो ग्रीक शब्द के ओजिन से हुआ है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों जिसका अर्थ क्या होता है? दोस्तों जिसका अर्थ होता है सूंघना। इसका क्या अर्थ होता है? सूंघना होता है। दोस्तों यह गैस जो होती है किस रंग की होती है? दोस्तों यह हल्के नीले यह गैस जो होती है वो हल्के नीले रंग की तथा तीव्र गंध वाली होती है। दोस्तों इसकी प्रकृति क्या होती है? दोस्तों तीव्र गंध वाली होती है। और यह कैसी गैस होती है? विषैली गैसें होती हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों इस गैस को जो हमारे ओजोन गैस है इसको किस किस रासायनिक से प्रदर्शित करते हैं? तो दोस्तों इसको हम लोग O3 से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? O3 से प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों ओजोन का कार्य क्या होता है? दोस्तों यह परत जो है
वो हमारी जो रक्षा करती है या रक्षा कवच माना जाता है। यह सूर्य से आने वाली जो है परावैंगनिक किरणों को हम तक पहुंचने नहीं देती है, तो इसलिए इसको जो है रक्षा कवच कहा जाता है। तो दोस्तों इसके किसका रक्षा कवच कहा जाता है, तो इसे मानव का या फिर समस्त जीवों का रक्षा कवच कहा जाता है। दोस्तों आइए देखते हैं ओजोन के महत्व क्या है। दोस्तों ओजोन के जो महत्व है, हमने आपको बताया कि ओजोन जो है यह सूर्य से निकलने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अल्ट्रा वायलेट रेस को हम तक नहीं पहुंचने देता या फिर हमारी उससे रक्षा करता है। आइए आगे देखते हैं दोस्तों। इसलिए ओजोन को क्या कहा जाता है, पृथ्वी की सुरक्षा कवच। किसका सुरक्षा कवच कहा जाता है दोस्तों, ओजोन को पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहते हैं। दोस्तों पराबैंगनी किरणों के कारण मानव के शरीर में जैसे दोस्तों पराबैंगनी किरणें होती हैं जो ओजोन हम तक पहुंचने से रोकती है, इसके क्या दुष्प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं। दोस्तों पराबैंगनी किरणों से जो है मानव को क्या क्या रोग हो सकते हैं, तो मानव शरीर में दोस्तों चर्म रोग, कैंसर, श्वास रोग, अल्सर, मोतियाबिंद जैसी बहुत सी बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं। दोस्तों ये बीमारियां बहुत सी खतरनाक हैं, तो ये मनुष्य के शरीर में उत्पन्न हो सकती हैं, इसलिए इन सभी बीमारियों से हमारी रक्षा करता है। इसलिए ओजोन परत को हम लोग पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहते हैं। दोस्तों आइए नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों हमारा क्या है, ओजोन परत का क्षरण। ओजोन परत के क्षरण के लिए प्रमुख रूप से क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC गैस जिम्मेदार है। दोस्तों ओजोन परत का जो धीरे धीरे क्षरण होता जा रहा है, तो वायुमंडल में किस गैस के कारण इसका क्षरण हो रहा है, तो दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण इसका जो है वो क्षरण होता चला जा रहा है। दोस्तों इसके अलावा कुछ जैसे हेलोजन है, मिथाइल क्लोरोफॉर्म है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, आदि जो रासायनिक पदार्थ भी इसके साथ साथ जिम्मेदार है, लेकिन जो मुख्यतः इसका जिम्मेदार है तो वो जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CFC है इसका। तो कौन सी गैस जिम्मेदार है ओजोन परत के क्षरण के लिए, कौन सी गैस जिम्मेदार है, तो दोस्तों ओजोन परत की क्षरण के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC गैस जिम्मेदार है। और बाकी आप देख लीजिएगा बहुत सी गैसेस हैं, जैसे हेलोजन है, मिथाइल क्लोरोफॉर्म है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, और रासायनिक पदार्थ भी इसके लिए जिम्मेदार माने गए हैं। दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस हमारे दैनिक उपकरण जैसे एयर कंडीशनर, फ्रीज तथा मोम से बनने वाली फैक्ट्रियों में निकलता है। दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है वो एयर कंडीशनर से, फ्रिज से तथा फोम से बनने वाली फैक्ट्रियों से निकलता है। आइए दोस्तों देखते हैं ओजोन में छिद्र। दोस्तों हम ओजोन के बारे में, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है ओजोन में छिद्र। ओजोन परत में छिद्र का पता जोसेफ फोरमैन ने लगाया था। तो दोस्तों कौन लगाए थे, ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है कि ओजोन परत जो होती है उसमें जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उस छिद्र का पता किसने लगाया था, तो दोस्तों उस छिद्र का पता जो है जोसेफ फोरमैन ने लगाया था। कौन लगाया था, तो जोसेफ फोरमैन ने लगाया था। दोस्तों ओजोन की सबसे पतली परत दक्षिणी ध्रुव के अंटार्कटिका के ऊपर है। तो दोस्तों ओजोन की जो सबसे पतली परत है वो कहाँ पे है, तो दोस्तों परत जो है दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका के ऊपर है, अंटार्कटिका के ऊपर है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों ओजोन परत का मापन, ओजोन परत की मोटाई को डाप्सन इकाई से मापते हैं। ये क्वेश्चंस भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ओजोन परत जो है इसकी मोटाई को हम लोग किससे नापते हैं, तो दोस्तों ओजोन परत जो है इसका मापन है या फिर इसकी जो मोटाई हम लोग किससे मापते हैं, तो दोस्तों इसकी इकाई को हम लोग डाप्सन इकाई से मापते हैं। किस इकाई से मापते हैं, तो दोस्तों डाप्सन इकाई से मापते हैं। ओजोन परत की मोटाई बसंत ऋतु में सबसे ज़्यादा तथा वर्षा ऋतु में सबसे कम होती है। यह भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि ओजोन परत की जो मोटाई है वो सबसे ज़्यादा कब होती है तथा सबसे कम होती है। तो दोस्तों जो इसकी मोटाई सबसे ज़्यादा वसंत ऋतु में होती है, और इसकी जो है क्या कहते हैं, इसकी मोटाई जो सबसे कम होती है वो वर्षा ऋतु में होती है। दोस्तों ये देखिए स्टैटिक जीके का एक और क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन जो है आपको लगभग सभी एग्जाम में पूछा जाता है। दिवस, इंपॉर्टेंट डेज के बारे में आपसे लगभग सभी क्वेश्चन सभी एग्जामों में पूछा जाता है। तो दोस्तों यह क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और बाकी हम इंपॉर्टेंट डेज की वीडियोस लेके आएंगे जिसमें हम ओनली इंपॉर्टेंट डेज के बारे में चर्चा करेंगे। तो फिलहाल आइए देखते हैं दोस्तों विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों विश्व ओजोन दिवस जो है वो 16 सितंबर को कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को आयोजित किया गया था। तो दोस्तों विश्व ओजोन दिवस के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 दिसंबर को आयोजित किया गया। इसी कारण 1994 से 16 दिसंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो विश्व ओजोन दिवस तो 16 दिसंबर को मनाया जाता है, लेकिन किस वजह से मनाया जाता है, तो दोस्तों इस वजह से मनाया जाता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जो आयोजन है
वो 16 सितंबर को किया गया था। इस कारण 1994 से 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। दोस्तों हमारी दूसरी टॉपिक है, दूसरा टॉपिक जो हमारा क्या है दोस्तों, दूसरा टॉपिक जो हमारा है वो पारिस्थितिक तंत्र है। पहले टॉपिक के बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में हम अपने आपको पढ़ा दिया है। दोस्तों पारिस्थितिक तंत्र का जो सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया था, तो दोस्तों पारिस्थितिक तंत्र का जो है वो सर्वप्रथम कब किया गया था, तो दोस्तों पारिस्थितिक तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग 1935 में किया गया था। तो दोस्तों कब किया गया था, तो 1935 में किया गया था। दोस्तों किसके द्वारा किया गया था, तो दोस्तों किसके द्वारा, एजी टांसले द्वारा कब किया गया था, 1935 में किया गया था। दोस्तों जीव की प्रकृति और उसकी कार्यात्मक इकाई को हम लोग जो वैज्ञानिक अध्ययन होता है, जैसे जीवों की जो प्रकृति होती है और उसकी जो कार्यात्मक इकाई होती है, उसका जो हम लोग वैज्ञानिक माध्यम से जो हम अध्ययन करते हैं उसको क्या कहलाता है, तो दोस्तों वही हमारा हो परितंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, परितंत्र कहलाता है। दोस्तों परितंत्र के घटक, दोस्तों परितंत्र के कितने घटक होते हैं, तो परितंत्र के हमारे जो है वो 3 घटक होते हैं, दो घटक होते हैं। पहला होता है जैविक घटक और दूसरा होता है अजैविक घटक। तो दोस्तों हमारा जो पहला जैविक घटक है, जैविक घटक को हम लोग 3 भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। दोस्तों पहला हमारा होता है उत्पादक, दूसरा होता है उपभोक्ता और तीसरा होता है हमारा अपघटक, जिसमें कवक और शैवाल आते हैं। तो दोस्तों आइए हम इनका थोड़ा डीपली अध्ययन करते हैं। दोस्तों उत्पादक क्या होते हैं, इसके अंतर्गत हम वनस्पति जगत का अध्ययन करते हैं। दोस्तों उत्पादक के अंतर्गत क्या होता है, इसके अंतर्गत हम वनस्पति जगत का अध्ययन करते हैं। दूसरा उपभोक्ता क्या होता है, दोस्तों इसके अध्ययन जो है उपभोक्ताओं का अध्ययन करते हैं। जैसे उपभोक्ता जो है वो भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राथमिक उपभोक्ता, दूसरा होता है द्वितीयक उपभोक्ता और तीसरा होता है जो हमारा तृतीयक उपभोक्ता होता है। तो प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, दोस्तों प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत जो है वो शाकाहारी जीव आते हैं, जो सिर्फ क्या कहते हैं शाकाहारी होते हैं, जो मांस का या फिर मांस और दोनों का अध्ययन नहीं करते, दोनों का जो है वो नहीं करते हैं। दोस्तों प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होते हैं। जैसे इसमें क्या क्या होते हैं, जिसमें गाय होता है, भैंस होते हैं, बकरी होते हैं। दोस्तों ये मांसाहारी नहीं होते, ये क्या क्या पेड़ पौधे और हरी पत्तियों का है जो क्या करते हैं, सेवन करते हैं। दोस्तों हमारा दूसरा कौन सा उपभोक्ता है, तो दोस्तों द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता को हम लोग मांसाहारी उपभोक्ता भी कहा जाता है। दोस्तों इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, दोस्तों इसमें शेर आते हैं, चीता आते हैं और ऐसे जीव आते हैं जो सिर्फ मांस का ही ग्रहण करते हैं या फिर मांस ही सिर्फ खाते हैं। दोस्तों हमारा तृतीयक उपभोक्ता क्या हो गया, तो तृतीयक उपभोक्ता में अंतर्गत दोस्तों सर्वाहारी आते हैं, जो मांस का और क्या कहते हैं साग सब्जी या फिर हरी हरी पत्तियों का भी क्या कहते हैं उपभोग करते हैं। तो इस तरह हमारा तीसरा में क्या आ जाएंगे, मनुष्य है और कुत्ता है, मनुष्य और कुत्ता और भी आदि ऐसे जीव आ जाएंगे जो आप लोग जानते होंगे। लेकिन यह है कि मुख्यतः जो 2 इंपॉर्टेंट थे उसको हमने इंक्लूड कर लिया ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। बाकी अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोग खुद से समझ कर उसका उत्तर देने में सक्षम हैं। दोस्तों हमारा तीसरा क्या है, अपघटक। तो पहला हमने आपको बताया उत्पादक, दूसरा उपभोक्ता, अब तीसरा हमारा क्या, अपघटक। अपघटक इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो दोस्तों इसके अंतर्गत हमारा जो है कवक आता है और दूसरा क्या आता है, शैवाल आते हैं। आइए देखते हैं अजैविक घटक क्या होते हैं। दोस्तों हमारा दूसरा अजैविक घटक। अजैविक घटक क्या होता है, भौतिक घटक जिनमें जीव के वृद्धि विकास की क्षमता पाई जाती है। जैसे जो भौतिक घटक होते हैं जो हमारे जैविक घटक थे, उनके वृद्धि और विकास की जो जिसमें उनकी वृद्धि और विकास होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अजैविक घटक कहते हैं। जैसे तापमान, तो जैसे जो जैविक घटक हैं उनको जीने के लिए या फिर उनकी वृद्धि के लिए तापमान की आवश्यकता होती है, प्रकाश की आवश्यकता होती है, वर्षा की, आर्द्रता की, गैस की, हवा, वायु की, आज सभी की आवश्यकता होती है। तो ये सब क्या होते हैं, अजैविक घटक होते हैं। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जो है इस पूरी टॉपिक में अब तक का जो सबसे इंपॉर्टेंट श्रृंखला है वो हमारी ये है कि पर्यावरण संबंधित सम्मेलन। या आज तक मैंने भी किसी बुक में नहीं पढ़ा था, यह बहुत ही खोजने के पश्चात आपके लिए कंटेंट हम आपके लिए लेके आए हैं या फिर बहुत ही मिला है। तो दोस्तों आइए इसके बारे में देखते हैं कि पर्यावरण से संबंधित सम्मेलन हमारे क्या हैं। तो दोस्तों पर्यावरण से संबंधित जो सम्मेलन होंगे उनका हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। दोस्तों हमारा पहला जो सम्मेलन है स्टॉकहोम सम्मेलन। तो दोस्तों स्टॉकहोम जो हमारा पहला सम्मेलन था वो कब हुआ था, 5 जून 1972 को हुआ था। 5 जून से 18 जून के मध्य तक यह सम्मेलन चला था, लेकिन मुख्यतः यह इसकी शुरुआत जो है 5 जून 1972 को हुई थी। दोस्तों ये इसका जो स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ था, इसमें कुल कितने देशों ने भाग लिया था, तो दोस्तों इसमें कुल 119 देशों ने भाग लिया था। दोस्तों इसका उद्देश्य क्या था, सभी जीवों के लिए एक ही पृथ्वी का सिद्धांत प्रतिपादन करना।
तो इसका जो उद्देश्य था वो सभी जीवों के लिए एक ही पृथ्वी का सिद्धांत प्रतिपादन करना था। तो दोस्तों हमारा दूसरा जो सम्मेलन था वो पृथ्वी सम्मेलन 1992, पृथ्वी सम्मेलन 1992। दोस्तों ये जो पृथ्वी सम्मेलन 1992 है, दूसरा सम्मेलन हमारा था, ये कहाँ पे हुआ था? तो दोस्तों ये जो है रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ब्राज़ील में हुआ था। तो दोस्तों इस सम्मेलन में 21वीं सदी के लोगों के लिए 21 नियमों के महत्वपूर्ण दस्तावेज तैयार किया गया। दोस्तों इस सम्मेलन में क्या हुआ था? 21वीं सदी के 21 नियमों का महत्वपूर्ण दस्तावेज तैयार किया, इसीलिए इसका क्या नाम है? एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? इसे एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एजेंडा 21 के नाम से किस पर्यावरण सम्मेलन को जाना जाता है, तो दोस्तों पृथ्वी सम्मेलन 1992 के नाम से जाना जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों हेलेंस्की जो सम्मेलन हमारा है वो कब हुआ था? तो 1974 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? फिनलैंड में हुआ था। इसका जो उद्देश्य क्या था हमारा? तो समुद्री जीवों की रक्षा हेतु जो है वो हेलेंस्की सम्मेलन 1974 हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो फिनलैंड में हुआ था। कब हुआ था? 1974 में हुआ था। तो दोस्तों नोट क्या है? एक इंपॉर्टेंट नोट्स है इसके लिए। नोट क्या है? पृथ्वी सम्मेलन 5 1997 में आयोजित किया गया था। जैसे अगर आपसे पूछा जाए पृथ्वी सम्मेलन 1972 में का आयोजन 1992 में हुआ था, तो दोस्तों पृथ्वी सम्मेलन 5 जो है वो 1997 में इसका आयोजन हुआ था। ये क्वेश्चन आपसे यूपी पीसीएस 2020 में अभी हाल फिलहाल में पूछा गया है। तो क्वेश्चन आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। दोस्तों हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है? लंदन सम्मेलन। लंदन सम्मेलन हमारा चौथा सम्मेलन है। तो ये कब हुआ था? तो 1975 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? लंदन में हुआ था। दोस्तों इसका जो क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य था समुद्री जीवों के कचरे का निस्तारण करना। इसका क्या उद्देश्य था? समुद्री जीवों के जो कचरे होते हैं उनका जो है निस्तारण करना या फिर उनको खत्म कर देना। दोस्तों हमारा पांचवा सम्मेलन क्या था? वियना सम्मेलन। यह कब हुआ था? 1950 में। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में यह सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था? 1985 में हुआ था, ऑस्ट्रिया में हुआ था। और लागू जब है 1988 में हुआ। और इसका जो उद्देश्य क्या था? ओजोन परत के संरक्षण के लिए। जैसा कि अभी हमने पर्यावरण में आपको ओजोन परत के बारे में, उसकी इम्पोर्टेंट के बारे में हमने आपको बताया, तो उसी की जो है संरक्षण के बारे में यह सम्मेलन वियना में 1985 में हुआ था, लेकिन लागू 1988 में हुआ था। दोस्तों हमारा छठवां क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। यह कब हुआ था? दोस्तों हमारा छठवां सम्मेलन जो है वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, यह 16 दिसंबर 1987 में कहाँ पे हुआ था? कनाडा में हुआ था। कब हुआ था? 16 सितंबर 1987 में। कहाँ पे हुआ था? कनाडा में हुआ था। दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है? ओजोन परत संरक्षण पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। वो सम्मेलन जो था वो किसी एक देश के लिए हुआ था, लेकिन जो ये देश हमारा है, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, यह कब हुआ था? 16 सितंबर 1987 को ओजोन परत के संरक्षण के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। कैसा सम्मेलन था? अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। तो दोस्तों इसी की वजह से 16 सितंबर को हम लोग ओजोन दिवस मनाते हैं। ओजोन परत संरक्षण दिवस या ओजोन दिवस मनाया जाता है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्या है? सातवां न्यूयॉर्क सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन? न्यूयॉर्क सम्मेलन। न्यूयॉर्क सम्मेलन कब हुआ था? 1987 में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? तो न्यूयॉर्क में हुआ था। दोस्तों इसका क्या था? इसका उद्देश्य क्या था? एजेंडा 21 पर बनी आम सहमति के लिए कराया गया था। इसे Rio+5 भी कहते हैं। तो दोस्तों किस सम्मेलन को Rio+5 भी कहते हैं? तो दोस्तों न्यूयॉर्क सम्मेलन 1987 को जो हम लोग Rio+5 के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों हमारा आठवां क्या है? दोस्तों हमारा आठवां सम्मेलन क्या है? तो दोस्तों हमारा क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो हमारा कब हुआ था? 1997 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? जापान में हुआ था। तो किस लिए इसको कराया गया था? जापान में जलवायु परिवर्तन और हरित गृह प्रभाव को रोक लिए इसको कराया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों कार्बनिक उत्सर्जन पर नियंत्रण, 5% तथा कार्बनिक क्रेडिट की अवधारणा उत्पन्न करना जो था वो इसका मुख्य उद्देश्य था। दोस्तों हमारा नौवां क्या था? नौवां हमारा कहाँ हुआ था? नौवां सम्मेलन हमारा जो है वो जोहान्सबर्ग है। कहाँ हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हमारा जो है वो नौवां सम्मेलन हुआ था। तो इसे हम लोग जोहान्सबर्ग सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों यह सम्मेलन 2002 में हुआ था। कब हुआ था? तो दोस्तों 2002 में हुआ था। दोस्तों सर्वप्रथम सतत विकास के बारे में जोर देने की बात जो है वो जोहान्सबर्ग सम्मेलन में कही गई थी। दोस्तों इसको हम लोग जोहान्सबर्ग सम्मेलन को और किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों हम लोग इसको Rio+10 के नाम से जानते हैं या फिर द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जानते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या था? गरीबी उन्मूलन के लिए
वैश्विक कोष की स्थापना की गई थी? तो दोस्तों गरीबी उन्मूलन के लिए किस कोष की स्थापना? तो वैश्विक कोष की स्थापना की गई थी। और वैश्विक कोष की स्थापना किस क्या कहते हैं सम्मेलन में की गई थी? तो दोस्तों जोहान्सबर्ग सम्मेलन 2002 में की गई थी। दोस्तों आइए देखते हैं रियो 20 सम्मेलन क्या है हमारा। दोस्तों हमारा 10वां सम्मेलन जो है रियो 20 सम्मेलन, यह कब हुआ था? तो दोस्तों यह जो हमारा रियो 20 सम्मेलन 2012 में ब्राज़ील में हुआ था। इसका उद्देश्य क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव को कम करना। क्या करना? ग्रीन हाउस प्रभाव को कम करना। दोस्तों ग्रीन हाउस प्रभाव वैश्विक तापमान में वृद्धि, यह क्वेश्चन ग्रीन हाउस प्रभाव का कार्य क्या होता है? ये वैश्विक तापमान में वृद्धि कर देता है। यह क्वेश्चन आपसे एमटीएस में पूछा गया है। दोस्तों घोषणा क्या ग्रीन हाउस प्रभाव के घोषणा पत्र का शीर्षक द फ्यूचर बी वांट है? क्या है? द फ्यूचर बी वांट है। आइए देखते हैं दोस्तों पर्यावरण से संबंधित पुरस्कार, यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सारे कंटेंट आपके लिए हमने जितने इंक्लूड किए हैं सब आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो दोस्तों वास्तव में अगर आप वीडियो को देखेंगे और आपको लगेगा हाँ हमने कुछ पढ़ा है, क्योंकि ऐसे कंटेंट आपको नहीं मिलते। ऊपर ऊपर तो सारे टीचर पढ़ा देते हैं, लेकिन यह है कि नहीं, ऐसे कंटेंट आपको नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों आइए देखते हैं पर्यावरण संबंधित पुरस्कार के बारे में। किसके बारे में? पर्यावरण संबंधित पुरस्कार के बारे में। तो दोस्तों हमारा पहला पुरस्कार क्या है? हमारा पहला जो पुरस्कार है राइट लवली हुड पुरस्कार। दोस्तों राइट लवली हुड पुरस्कार जो है ये पर्यावरण संबंधित पुरस्कार है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा निम्नलिखित में से पर्यावरण संबंधित पुरस्कार कौन सा है? तो जिसमें आपको एक राइट लवली हुड पुरस्कार दिया गया था। दोस्तों राइट हुड लवली पुरस्कार जो है वो 1980 से प्रदान किया गया। कहाँ दिया गया? लंदन में दिया जाता है। कब कहाँ पे दिया जाता है? लंदन में दिया जाता है। कब से दिया जाता है? 1980 से दिया जाता है। दोस्तों इसका जो ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों इसका क्षेत्र जो है सामाजिक न्याय व पर्यावरण संरक्षण हेतु यह प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों इसकी राशि क्या है? तो दोस्तों इसकी राशि जो है वो कितनी है? तो 2.8 लाख डॉलर है। आइए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हमारा दूसरा पुरस्कार क्या है। दोस्तों हमारा जो है टायलर पुरस्कार, ये कब प्रदान किया गया? 1973 में प्रदान किया गया। कब प्रदान किया गया था? 1973 में। यह पुरस्कार जो है किस यूनिवर्सिटी द्वारा प्रदान किया जाता है? दोस्तों यह पुरस्कार जो है यूनिवर्सिटी ऑफ साउथर्न कैलिफोर्निया के द्वारा इसको प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों इसका किस लिए प्रदान किया जाता है? पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा विकास की सहायता के लिए इस पुरस्कार को प्रदान किया जाता है। किस पुरस्कार को? टायलर पुरस्कार को प्रदान किया जाता है। दोस्तों हमारा तीसरा पुरस्कार क्या है? गोल्डमैन पुरस्कार 1989 गोल्डमैन पुरस्कार 1989। दोस्तों यह किस क्षेत्र में किस लिए दिया जाता है? पर्यावरण संरक्षण व विकास के लिए पर्यावरण कार्यकर्ताओं को दिया जाता है। दोस्तों हमारा चौथा क्या है? दोस्तों हमारा चौथा है गोल्डन पांडा पुरस्कार। यह कब प्रदान किया गया? तो दोस्तों 1982 में, 1982 में। इसे ग्रीन ऑस्कर भी कहते हैं। तो दोस्तों ग्रीन ऑस्कर किसे कहते हैं? तो गोल्डन पांडा पुरस्कार 1982 को हम लोग ग्रीन ऑस्कर भी कहते हैं। वाइल्ड लाइफ कन्वर्जन चैरिटी द्वारा प्रदान, ये दोस्तों किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो दोस्तों यह जो है किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो दोस्तों यह वाइल्ड लाइफ कन्वर्जन चैरिटी द्वारा प्रदान पर्यावरण संरक्षण और विकास हेतु, किसके द्वारा? पर्यावरण संरक्षण और विकास हेतु प्रदान किया जाता है। दोस्तों आइए देखते हैं पर्यावरण संरक्षण से संबंधित संगठन कौन कौन से जो हैं जो पर्यावरण संरक्षण में हमारी सहायता करते हैं या फिर पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करते हैं। तो इन संगठन के बारे में देखते हैं। दोस्तों यह संगठन कौन था? IUCN है। दोस्तों इसका क्या नाम है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्वर्जन ऑफ नेचर। दोस्तों इसका जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्वर्जन ऑफ नेचर, नेचर की जो है रक्षा के लिए जो है यह बनाया गया है। तो दोस्तों इसकी स्थापना, IUCN की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों इसकी स्थापना 5 अक्टूबर 1998 को कहाँ पे 5 अक्टूबर 1948 को 1948 को कहाँ पे हुई थी? फ्रांस में हुई थी। दोस्तों इसका कार्य क्या है? जीवों की देखभाल व संरक्षण करना। IUCN का कार्य क्या होता है? जीवों की देखभाल और संरक्षण करना। इसकी जो स्थापना है 5 अक्टूबर 1948 को फ्रांस में हुई थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों रेड डाटा बुक क्या होता है। दोस्तों पर्यावरण संबंधित कुछ बुकें होती हैं, इन बुकों के बारे में हम देखते हैं। तो दोस्तों रेड डाटा बुक क्या होता है? दोस्तों ये संकटापन्न विलुप्त प्रजातियों के बारे में जानकारी एकत्रित करने की ये बुक होती है। जैसे जो कुछ जानवर, जैसे कुछ जीव हैं जो विलुप्त हो गए हैं, उनके बारे में जो है ये जानकारी एकत्रित करती है। तो इस जानकारी एकत्रित करने वाली बुक को जो हम लोग रेड डाटा बुक कहते हैं। यह क्वेश्चन आपसे देखिए CGP क्या कहते हैं, CG जो है और छत्तीसगढ़ PCS में 2019 में आपसे पूछा गया है। दोस्तों ग्रीन डाटा बुक क्या होता है? यह एक छोटी सी किताब होती है जिसमें पर्यावरण संबंधित डेटा की पूरी जानकारी दी जाती है। दोस्तों इसमें जो है सारी जानकारी आपको दी जाती है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्रीन डाटा बुक कहते हैं। दोस्तों हमारा दूसरा क्या है?
दूसरा संगठन हमारा है UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम होता है। हमारा दूसरा जो संगठन है उसको हम लोग क्या कहते हैं, UNEP। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम होता है। दोस्तों इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी? दोस्तों इसकी स्थापना जो है 1972 को हुई थी। कहाँ पे हुई थी? स्टॉकहोम सम्मेलन के तहत हुई थी, जैसा हमने आपको बताया। तो दोस्तों UNEP का जो मुख्यालय वो कहाँ पे है? नैरोबी केन्या में। यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। बाकी हम आइए नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों हमारा क्या है? विश्व वन्य जीव कोष। विश्व वन्य जीव कोष का फुल फॉर्म क्या होता है? शॉर्ट फॉर्म में इसे हम WWF कहते हैं। इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड्स होता है। यह क्वेश्चन आपसे यूपी टेट में पूछा गया है। दोस्तों जो विश्व वन्य जीव कोष की जो स्थापना हुई थी वो 23 अप्रैल 1961 में कहाँ हुई थी? 23 अप्रैल 1961 में ग्लांड, स्विट्जरलैंड में हुई थी। दोस्तों इसका जो प्रतीक है वो पांडा है। और कार्य क्या होता है? दोस्तों जीवों की देखभाल करना और उनकी वित्तीय सहायता प्रदान करना जो होता है वो हमारा विश्व वन्य जीव कोष WWF का कार्य होता है। दोस्तों अब आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम। ये क्वेश्चंस ये तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये आप जैसा कि आप सब जानते हैं कि अधिनियम के बारे में विश्व वन्य जीव कोष, विश्व पक्षी अधिनियम या फिर विश्व ऐसे भी बहुत से अधिनियम है जिसके बारे में आपसे पूछा जाता है। दोस्तों अब हम देखते हैं महत्वपूर्ण अधिनियम। तो दोस्तों पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था। तो पर्यावरण संबंधित जो अधिनियम है वो कब आया था? तो 1986 में आया था। और विश्व वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम जो है 1972 में आया था। वायु प्रदूषण अधिनियम जो है दोस्तों 1981 में आया था। और जल प्रदूषण अधिनियम जो है वो 1974 में आया था। ये 4 अधिनियम को हमने आपने बताया है, हम आपको बता दिए हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों आइए देखते हैं प्रमुख व्यक्ति जो पर्यावरण और पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित व्यक्ति हैं जिन्होंने पर्यावरण को बचाने में हमारा सहयोग किया है या फिर पर्यावरण की रक्षा के लिए ऐसे बहुत से कार्य किए हैं, उनके उपनाम देखते हैं। तो दोस्तों वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से डॉक्टर राजेंद्र सिंह को जाना जाता है। वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है? दोस्तों डॉक्टर सलीम अली को वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। दोस्तों फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों फॉरेस्ट मैन इंडिया के नाम से जादव प्रयाग को जाना जाता है। इंडियन मैन ऑफ इंडिया के नाम से डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया के नाम से रविंद्र कुमार सिन्हा को जाना जाता है। दोस्तों टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से कैलाश सांखला को जाना जाता है। दोस्तों मून मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों मून मैन ऑफ इंडिया के नाम से माइल स्वामी अन्नादुरई को जाना जाता है। दोस्तों मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को जाना जाता है। दोस्तों रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो के सिवान को रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों रितु करिधान को जो है रॉकेट वुमेन के नाम से मतलब रॉकेट महिला ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। दोस्तों मेट्रो मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों मेट्रो मैन ऑफ इंडिया के नाम से ई श्रीधरन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों मेट्रो मैन ऑफ इंडिया के नाम से ई श्रीधरन को जाना जाता है। दोस्तों मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो वर्गीज कुरियन को मिल्क मैन ऑफ इंडियन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? वर्गीज कुरियन को मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आइस मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो चेवांग नार पहेल को जो है वो क्या कहते हैं? आइस मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों वन महोत्सव के जनक कौन है? तो दोस्तों वन महोत्सव के जनक जो है KM मुंशी जी हैं। दोस्तों भारतीय पारिस्थितिक के जनक रामदेव मिश्रा को जाना जाता है। तो भारतीय पारिस्थितिक के जो जनक हैं वो कौन है? तो दोस्तों रामदेव मिश्रा जी हैं जो भारतीय पारिस्थितिक के जनक हैं। दोस्तों आइए देखते हैं पर्यावरण संबंधित जो महत्वपूर्ण दिवस हैं कौन कौन से दिवस हैं। दोस्तों विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 22 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस जो है वो हमारा कब मनाया जाता है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस जो है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो है कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस दोस्तों 5 जून को मनाया जाता है। और विश्व वानिकी दिवस जो हमारा है 21 मार्च को मनाया जाता है। दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिएगा। दोस्तों बाय बाय, मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।